हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, जैसा कि हम कहे थे कि कुछ दिन में हम स्टार्ट करेंगे, तो आज हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का जो वीवीआई क्वेश्चंस होगा दोस्तों, उसको हम आज देखेंगे। ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो जो भी इस बार बीएसबी फ्री जेई नीट का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि आपने देखा भी होगा, अगर हम पीवाईक्यू क्वेश्चन हम बहुत सारे बच्चों को अवेलेबल करवाए भी हुए हैं, वहाँ पे एटम्स एंड मॉलिक्यूल से क्वेश्चन पूछा जाता है। और डायरेक्ट आपको मोल निकालने के लिए पूछेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किस में है, एटम्स किस में, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ से। मतलब इस चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ ये जो बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ऑलराइट, टीजीटी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि वहाँ भी आपको केमिस्ट्री से क्वेश्चन 9-10 का केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये क्लास 9th का है। और किसी भी और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 9-10 के पूरे साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सब के लिए बेहतर है। और क्वेश्चन लेवल दोस्तों बेहतरीन, जीरो से लेके आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेवल होगा। आपको थोड़ा टफ भी लग सकता है, लेकिन आप देखिएगा कि जो कॉन्सेप्ट कहीं भी बाहर नहीं जाएगा। कंसेप्ट अगर 9th का एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा तो सारा वही कंसेप्ट लग रहा है, बस क्वेश्चन को जो प्रेजेंट किया गया है ना, वो थोड़ा टफ वे में किया गया है। और ऐसे ही आपने कभी यूपीएससी का क्वेश्चन देखा होगा, तो यूपीएससी में कोई अंतरिक्ष से स्पेस साइंस से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन यही रहता है, कंसेप्चुअली क्वेश्चन रहता है, बस उसका जो ऑप्शंस वगैरह होता है या क्वेश्चन को जो प्रेजेंट किया जाता है वो उसका वे थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसलिए वो क्वेश्चन टफ हो जाता है। नहीं तो सारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल ही रहता है। ऑलराइट, तो घबराइएगा नहीं, सब क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर इसको आप कर लेते हैं, जितना क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाएंगे, इसको यदि आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर को दोबारा आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी और अपने आप को आप पीठ थपथपा सकते हैं। इसमें अगर बेहतर नंबर आ जाता है, बेहतर अगर समझ आ जाती है, तो कहिएगा, आप कह सकते हैं खुद को कि हाँ, हमारा इसमें अंडरस्टैंडिंग इस चैप्टर में बेहतर है। आप सभी जानते हैं कि बीएसबी का जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने का 26 मार्च है, तो तब तक इसको फॉर्म को भर लीजिए। महज एक वीक टाइम है आपके पास, और लास्ट टाइम का तो वेट मत कीजिएगा। इससे बाहर और इससे कम कुछ नहीं आएगा, ठीक है? इतना नॉलेज आपको होना चाहिए, सारा टॉपिक इससे आपको कवर हो जाएगा क्वेश्चन के माध्यम से। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ ए मेटल एम इज MCl3। मतलब क्लोराइड ऑफ ए मेटल एम, कोई मेटल एम का क्लोराइड है, ठीक है? मेटल एम का कोई क्लोराइड होता है, जैसे आप देखे होंगे NaCl। ये क्या है? ये Cl क्या है? क्लोराइड है। Na क्या है? मेटल है। सोडियम हमारा मेटल है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? NaCl हो गया। उसी प्रकार से कोई हमारा मेटल का क्लोराइड है जिसका फॉर्मूला MCl3 है। अब देखिए MCl3 क्या होगा? AlCl3 हो सकता है। ये जो 3 आता है ना, ये किसका वैलेंसी होता है या किसका चार्ज होता है? मेटल का चार्ज होता है। आपको बताए होंगे कि ये चार्ज एक्सचेंज हो जाता है। एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 होता है, क्लोरीन पे चार्ज माइनस होता है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है AlCl3 बनता है। तो कुछ ऐसा होगा, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ये AlCl3 होगा। ऑलराइट, देखिए, देन द फॉर्मूला ऑफ द फॉस्फेट ऑफ द मेटल एम। इसी मेटल, इसका मतलब मेटल के बारे में हमको पता चल गया। वो मेटल क्या हो सकता है? वो मेटल जो भी होगा, जरूरी नहीं कि एल्यूमिनियम ही होगा, कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका वैलेंसी कितना होगा, उस पर चार्ज कितना होगा? +3 होगा। इतना तो कंफर्म है। अब कह रहा है कि इसका फॉस्फेट के साथ फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉस्फेट का क्या होता है दोस्तों? फॉस्फेट का जो फॉर्मूला होता है, देखिए, फॉस्फेट होता है आपको PO4-3। क्या होता है? PO4-3। और यहाँ क्या है? Al+3। चार्ज एक्सचेंज हो जाता है, आपको पता है चार्ज एक्सचेंज हो जाता है। तो इसको हम फ्रेश पेज में बताते हैं। एक फ्रेश पेज ले लेते हैं, फ्रेश पेज में बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ऑलराइट, देखिए, यहाँ हम बता देते हैं। MCl3 था मेटल हमारा, MCl3, ठीक है? मतलब मेटल जो है, मेटल का चार्ज कितना होगा दोस्तों? मेटल पे चार्ज +3 होगा। इसको आप कंसीडर कर सकते हैं एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम पे भी चार्ज कितना होता है? +3। एल्यूमिनियम का वैलेंसी कितना होता है? +3 होता है, ठीक है? और फॉस्फेट क्या होता है? फॉस्फेट आप देखे होंगे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फॉस्फेट PHT, फॉस्फेट होता है हमारा PO4-3, ठीक है? ये पोली एटॉमिक जो आयन कह सकते हैं इसको, PO4-3। तो इससे जो फॉर्मूला बनेगा, Al+3 है, इधर है PO4-3 है। ऑलराइट, तो दोनों का चार्ज लिख देते थे। जैसे ही दोनों का चार्ज लिखे, फिर चार्ज को हम क्या करते थे? एक्सचेंज कर देते थे। चार्ज को एक्सचेंज कीजिएगा तो Al3 और PO4 का होल थ्राइस। और जब सेम चार्ज होता है तो चार्ज को हम क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AlPO4। क्या हो जाएगा दोस्तों? AlPO4, ठीक है? AlPO4 या MPO4। अगर मेटल के स्थान पे देखें, मतलब एल्यूमिनियम तो हमारा मेटल नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? MPO4। कोई भी मेटल होगा, या तो एल्यूमिनियम हो सकता है, या तो जैसे बैगन, आलू, गाजर, इन सब का वैलेंसी क्या होता है? 3 होता है, ठीक है? तो कोई भी वैलेंसी 3 वाला मेटल हो सकता है, इसलिए Al को हम रिप्लेस कर देंगे M से, तो हमारा क्या हो जाएगा? MPO4। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? MPO4।
अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। MPO4 बोर्ड वगैरह में भी इस प्रकार का क्वेश्चन कंपटीशन में भी फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है, तो MPO4 हो जाएगा। ऑलराइट, बना सकते हैं। दूसरा देखिए, नाइट्रोजन फॉर्म्स सेवरल ऑक्साइड्स लाइक NO N2O। देखिए इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 को नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये N2O4 है, N2O3 है, N2O5। मतलब नाइट्रोजन कई प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, इतना प्रकार का ऑक्साइड बनाता है। द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन इज नॉट अप्लीकेबल टू द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन बिकॉज, आपने पढ़ा होगा क्लास 9 में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में 2 लॉ के बारे में बताता है। एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये 2 लॉ के बारे में बताता है। कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में आप जानते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि किसी भी रिएक्शन में, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जितना रिएक्टेंट होता है उतना ही प्रोडक्ट होना चाहिए। जितना रिएक्शन का मास है रिएक्टेंट का, उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। या नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड में जितना है उतना ही नंबर ऑफ एटम हमारा प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। ये कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाए या आप अंतरिक्ष में कार्बन डाइऑक्साइड बनाए, तो यहाँ कार्बन का एटम मास कितना है 12, ऑक्सीजन का कितना हो गया 32। तो रेशियो अगर देखें तो 4 × 12 4 × 32 3:8। मतलब हम बनाएंगे तब पर भी कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 3:8 होगा, और आप बनाएगा वही 3:8 होगा। हमेशा कोई भी बनाएगा, ये फिक्स होता है। इसलिए कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, या इसी को लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन कहते हैं। ये हमेशा फिक्स है, चाहे हम बनाएं या आप बनाएं। लेकिन नाइट्रोजन के केस में क्या होता है ना, नाइट्रोजन बहुत सारा ऑक्साइड बना रहा है, नाइट्रोजन बहुत सारा ऑक्साइड बना रहा है, मतलब फिक्स है ही नहीं। ठीक है, ये चीज़ फिक्स है ही नहीं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? तो एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन इज नॉट कांस्टेंट। बिल्कुल गलत है। नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 14 AMU होता है, ये तो फिक्स होता है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन इज वेरिएबल। मॉलिक्यूलर वेट कितना हो, नाइट्रोजन अगर मॉलिक्यूल के फॉर्म में दोगे तो 28, ये भी फिक्स होता है। इक्विवेलेंट वेट आप पढ़िएगा हायर क्लासेस में, 11th में जैसे आप जाइएगा ना, आप हाल ही फिलहाल में 11th में जाइएगा तो आप पढ़िएगा इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट को हम वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब निकलता है उसका इक्विवेलेंट वेट। और वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होते रहता है। जैसे NO के केस में वैलेंसी फैक्टर कुछ और होगा, N2O केस में नाइट्रोजन का वैलेंसी कुछ और होगा, N2O3 के केस में नाइट्रोजन का वैलेंसी कुछ और होगा। ठीक है, तो ये होता है इक्विवेलेंट वेट के कारण। इसका आंसर क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, नाइट्रोजन का वैलेंसी अलग अलग होता है दोस्तों। आप पढ़िएगा कि नाइट्रोजन ना वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। नाइट्रोजन जो है वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, इसलिए क्या होता है कि उसका इक्विवेलेंट वेट कभी वैलेंसी 1 हो जाता है, कभी वैलेंसी 2 हो जाता है, कभी वैलेंसी 3 हो जाता है। तो इस केस में यही वैलेंसी फैक्टर अलग अलग हो जाएगा, तो उसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट इंटू वैलेंसी फैक्टर। वैलेंसी फैक्टर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। ऑलराइट, इसलिए ऐसा केस ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को फॉलो क्यों नहीं करता है, तो इक्विवेलेंट वेट इसका क्या होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। हो सकता है कि यहाँ ना पूछे, लेकिन आगे आपको अगर कभी भी एग्जाम देते हैं ना इससे रिलेटेड, तो आपको वहाँ पर काम देगा। कहीं भी केमिस्ट्री का एग्जाम देते हैं, मतलब कोई भी साइंस फील्ड में एग्जाम देते हैं ना, अगर वहाँ केमिस्ट्री आ रहा है तो ये सब क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेगा, और यहाँ से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। जैसे यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में बताएं, डेफिनिट प्रोपोर्शन के बारे में बताएं, मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में आगे बताएंगे, इक्विवेलेंट वेट के बारे में बताएंगे। तो ये सब क्या है, टॉपिक है, एक प्रकार से कंटेंट है, आपको हेल्प करेगा, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, सोहन प्रिडिक्टेड डैट 0.220 ग्राम ऑफ गैस व्हेन फिल्ड इन ए वेसल ऑक्यूपाई 112 मिलीलीटर एट ए प्रेशर ऑफ 180 एंड टेम्परेचर ऑफ 273। देखिए ये तो बिल्कुल आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन आपके सिलेबस सही है। ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है डायरेक्ट लगता है कि अच्छा वहाँ बुक में भी था, यहाँ भी मिल गया, तो लगता है कि अच्छा ये तो देखा देखा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखिए हमसे पूछा है कि ये गैस कौन हो सकता है। आप तो एक तो गैस का वेट दिया है, मॉलिक्यूलर वेट गिवन वेट दिया हुआ है, और कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आइए आराम से करते हैं। 0.220 मोल का आपने 2 फार्मूला पढ़ा होगा। मोल निकालने का कई सारा फार्मूला है दोस्तों। मोल बराबर गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास होता है, या उसी को एटॉमिक वेट कहते हैं, या गिवन वॉल्यूम अपन 22.4 लीटर, या इसी को 22,400 मिलीलीटर भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये और भी होता है मोल का फार्मूला। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको दिया रहेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर, ये भी मोल निकालने का फार्मूला होता है, सब आपस में इक्वल होता है। तो हमको यहाँ पर हमको निकालना ये मास निकालना है। ठीक है, मास अगर हमको पता चलेगा मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, ठीक है, या मोलर मास, तब जाके हम बता सकते हैं कि वो हमारा कंपाउंड क्या था। तो देखिए हम क्या करेंगे, इस दोनों फार्मूला को इक्वल कर देंगे। हमको मास दिया है 0.220, ठीक है, और ये हमको मोलर मास नहीं दिया है, तो मोलर मास हमको m रख दिए। वॉल्यूम हमको कितना दिया है 112 मिलीलीटर, 112 मिलीलीटर, और नीचे कितना है 22,400 मिलीलीटर। मिलीलीटर से मिलीलीटर कट गया, और इससे हम m निकालेंगे ना दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 0.220 इंटू
22,400 अपॉन 112। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल हटेगा तो 3 को 0 नीचे आएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 1 0 से ये कट गया, 112 दूना 224, 22 दूना 44, मतलब 44 मोल, मतलब मोलर मास आ रहा है कितना 44 कह सकते हैं इसको, हम मोलर मास कह सकते हैं। ठीक है, तो 44 ग्राम हमारा जो मोलर मास आ गया। अब ये 44 ग्राम किसका होता है, ये 44 ग्राम मोलर मास किसका होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा, NO2। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला NO2। नाइट्रोजन का मास 14 और ऑक्सीजन का मास 32 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, हमको तो 44 निकालना है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है दोस्तों, NO, इसी को नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बोलते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड देखिए ये क्या हो गया हमारा 14 + 18, 14 + 16, ये कितना हो गया 30 हो गया। और कार्बन डाइऑक्साइड देख लीजिए CO2 कितना हो गया, कार्बन 12 और ऑक्सीजन 32, 12 कितना होगा 44, तो हमको 44 ग्राम या 44 यू ही लाना था, तो यही हमारा कितना हो जाएगा, C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद क्या है, प्रोपीन आप जानते हैं क्या होता है, C3H6 को क्या कहते हैं, प्रोपीन कहते हैं। इन है मतलब डबल बॉन्ड वाला है, 3 दूना 6 प्रोपीन है। इसका अगर लिखे तो 12 36 और 36 से कितना हो गया 42, 42 यू हो गया। तो आपको मोलर मास इस प्रकार से निकालना आना चाहिए, और ये तो बेसिक है, ये तो मतलब इतना नहीं आ रहा है तो फिर आगे क्वेश्चन हम प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। और ये सब देखिए, ये इसको हम अच्छा क्वेश्चन क्यों बोल रहे हैं, थर्ड का आंसर हमारा C हो गया, इसलिए अच्छा क्वेश्चन बोल रहे हैं। ये एक क्वेश्चन में कई सारा मतलब आपको कंसेप्ट यहाँ पर यूज हो पा रहा है। देखिए यहाँ पर हमने मोल का भी कंसेप्ट लगा दिया, उसके बाद मोलर मास का कंसेप्ट लगाए हैं, प्रोपीन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मूला होना पता होना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन टफ हो जाता है। लेकिन है तो आपके टॉपिक से ही, आपके कंसेप्ट से ही, आपके चैप्टर से ही ये सारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप सबको साथ शेयर किया था। ये क्वेश्चन क्या है, सोहन टुक 1 ग्राम गोल्ड ऑफ गोल्ड। सोहन जो है 1 ग्राम गोल्ड लिया है, सोडियम, लिथियम एंड क्लोरीन, मतलब 1 ग्राम सब लिया है। 1 ग्राम सोहन ने गोल्ड लिया है, 1 ग्राम सोहन ने सोडियम लिया है, लिथियम लिया है, क्लोरीन लिया है। ठीक है, ही वांट्स टू प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच केस। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन तो आया हुआ है, नंबर ऑफ एटम्स से क्वेश्चन देखिए ना, नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन तो आया है। पूछा है क्वेश्चन कि 8 ग्राम ऑक्सीजन हैज द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको अगर एटम्स या मोल निकालने नहीं आता वो मॉलिक्यूल कैसे निकाल सकता है। ठीक है, द मास ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट विल कंटेन इतना मॉलिक्यूल। तो ये क्वेश्चन तो आपको रेलिवेंट है, हम क्या करें, कुछ क्वेश्चन आपको रेलिवेंट लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, लेकिन है वो सारा आपके टॉपिक सही है सारे। मतलब जो भी स्टूडेंट चाहे 9th-10th में TGT का एग्जाम देंगे या किसी भी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं जिसमें भी केमिस्ट्री की नीड है, अगर अच्छा क्वेश्चन करना चाहते हो इसको देख सकते हैं। देखिए नंबर ऑफ एटम्स इन ईच केस, सो ही अप्लाइड द मोल कंसेप्ट एंड प्रिडिक्ट दैट द नंबर ऑफ एटम्स आर हाईएस्ट इन। वही है कि नंबर ऑफ एटम्स किस में सबसे ज़्यादा है, आपको निकालना है कि नंबर ऑफ एटम्स किस में सबसे ज़्यादा है, ये हमको पूछ रहा है। ठीक है, तो आइए इसको कैसे करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमको नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आपको सबसे पहले मोल निकालना पड़ेगा। जैसे हमारे पास 1 ग्राम क्या है, गोल्ड है, 1 ग्राम गोल्ड है दोस्तों। ठीक है, गोल्ड का अगर मोलर मास देखें तो गोल्ड का जो मोलर मास होता है कितना होता है 197 के आसपास होता है। ठीक है, और तो मोल निकालेंगे सबसे पहले। मोल निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास 1/97, ये मोल हो गया। और मोल को जब देखिए नंबर ऑफ एटम्स क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स होता है, मोल को हम क्या करते हैं, मोल को अगर Na से मल्टीप्लाई कर देते यही हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ हमारा एटम्स निकल जाता है। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर करें तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 1/197 इंटू Na, मतलब Na समय फिक्स रहेगा। उसी प्रकार से 1 ग्राम अगर सोडियम, 1 ग्राम हमारे पास सोडियम है तो इसका मोल कितना हो जाएगा 1/23। ठीक है, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास 1 है, मोलर मास 23 होता है, तो इसका नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 1/23 इंटू Na एटम्स हो जाएगा। Na एटम्स, यहाँ भी एटम्स लिख दीजिए, यहाँ भी एटम्स लिख दीजिए। थोड़ा हमको लिखने में परेशानी हो रहा है क्योंकि चीज़ें हमारे पास हम अभी सेटल हुए ही, हमारे पास सारा सामान है नहीं दोस्तों, तो लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। टेबल है नहीं, नीचे लिख रहे हैं इसलिए। फिर 1 ग्राम लिथियम हमारे पास, 1 ग्राम हमारे पास क्या है, लिथियम है। यहाँ मोल कितना होगा 1/, लिथियम का मास जानते हैं ना, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 दूना 6 1 7 होता है, मतलब 6 से ज़्यादा होता है। 1/7 नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा 1/7 इंटू Na, 1/7 इंटू Na एटम्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 ग्राम क्लोरीन है, 1 ग्राम Cl2 है, मोल कितना हो जाएगा 1/। अब देखिए क्लोरीन है, Cl2 है दोस्तों, जब भी क्लोरीन है, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में ही मिलता है नेचर में, तो Cl2 इसका मास कितना होता है 35.5, लेकिन कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, तो 1/77 हो जाएगा। अगर एटम्स देखें तो 1/71 इंटू Na एटम्स
हमसे पूछा है सबसे ज़्यादा एटम्स किस में है, सबसे ज़्यादा एटम्स कहाँ हाईएस्ट है। तो आपको ये बेसिक मैथमेटिक्स तो ज़रूर जानते होंगे कि न्यूमरेटर सबका सेम है, न्यूमरेटर सेम है और डेनोमिनेटर डिफरेंट है। तो जिसका डेनोमिनेटर सबसे कम होगा, जिसका डेनोमिनेटर सबसे कम होगा वही फ्रैक्शन का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। जिस डेनोमिनेटर का वैल्यू मतलब फ्रैक्शन सबसे कम होता है ना, वो फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा हो जाता है। मतलब अगर नहीं पता है तो इसको क्या किया, डेसिमल में निकाल के देखिए, डेसिमल में कुछ ना कुछ तो वैल्यू निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू निकलेगा इसका किसका, लिथियम का, क्योंकि इसका डेनोमिनेटर सबसे कम है। इसलिए हम लिख सकते हैं ये हमारा सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर है, ठीक है, हाईएस्ट नंबर ऑफ एटम्स। और तो अंत में इसको हम अगर लिखना चाहे तो 1 ग्राम ऑफ लिथियम हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। राइटिंग पे मत जाइए दोस्तों, थोड़ा अगर सेटल बेहतर तरीके से हो जाएंगे तो आपको ज़रूर है कि हैंड राइटिंग मेरा भी बेहतर ही है। इन दिनों चूँकि हमने आपको बताया था अभी सही से सेटल नहीं हुआ, इसलिए हैंड राइटिंग थोड़ा आपको पुअर लग रहा होगा। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ का क्वेश्चन क्या हो गया, फोर्थ का आंसर क्या हो गया, सी हो गया, लिथियम हमारा आंसर हो जाएगा। और ये हम कम्युनिटी पोस्ट में भी क्वेश्चन पूछे थे, बहुत सारे बच्चे जवाब दिए थे, तो लेकिन इसका हम आज आपको सॉल्यूशन बता दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सीमा टेक्स ए स्मॉल पीस ऑफ लाइम स्टोन एंड वे इट। सबसे पहली बात तो लाइम स्टोन का आपको फॉर्मूला होना चाहिए, पता होना चाहिए। लाइम स्टोन क्या होता है, लाइम स्टोन को ही हम क्या कहते हैं, लाइम स्टोन हो या कैल्शियम कार्बोनेट हो या मार्बल हो, सबका फॉर्मूला क्या होता है, CaCO3 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्मॉल पीस ऑफ लाइमस्टोन मतलब छोटा लाइमस्टोन का टुकड़ा लिए उसको और वेइंग मशीन पे बैलेंस करके देख रही है। तो देखिए ये बैलेंस मशीन है, यहाँ पर लाइमस्टोन का पीस रखी, तो मेजर कितना, वो 1 ग्राम, मतलब वो 1 ग्राम लाइमस्टोन ली है। हमसे पूछा है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन दिस पीस ऑफ लाइमस्टोन। इस लाइमस्टोन देखिए CaCO3, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो 1 ग्राम लाइमस्टोन के अंदर कार्बन का एटम कितना है वो हमको निकालना है। 1 ग्राम लाइमस्टोन के अंदर कार्बन का एटम कितना है ये हमसे पूछा है। शानदार क्वेश्चन। आपको अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये अगर टॉपिक पता है ना दोस्तों, तो एक क्वेश्चन आप मान के चलिए यहाँ से IIT जैम में भी आपको मिल जाएगा। IIT जैम में भी यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उसके लिए सारा टॉपिक हमको पता होना चाहिए। इस प्रकार का क्वेश्चन वहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। मेरे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है मेरे पास दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट है। पेन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, कितना है, 1 ग्राम है। तो पहले 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का मोल निकाल लीजिए ना, हमेशा मोल ही निकालना पड़ेगा। मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास। देखिए हम पहले नहीं बता लेकिन बोल तो रहे हैं, गिवन मास अपन मोलर मास, गिवन मास अपन मोलर मास, ये मोल का फॉर्मूला होता है, ये पता होना चाहिए। इसको स्मॉल एम इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए तो गिवन मास हमको कितना दिया है, गिवन मास हमको दिया हुआ कितना, 1 ग्राम। और कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होगा, मोलर मास क्या होता है, उसके अंदर जो भी एटम्स है सबका मास को ऐड कर दीजिए। 40, कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का कितना था 16, लेकिन है कितना 3 है, तो 16 48, 48 12 60 40 100, मतलब 100 ग्राम हो जाएगा। तो 100 ग्राम इसका मोलर मास होगा। ग्राम से ग्राम कट गया तो मोल कितना निकल गया, 1/100 कितना हो गया दोस्तों, 1/100। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.01 मोल, 0.01 मोल हम लिख सकते हैं। चलिए उधर वाली चीज़ को हम मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको, ठीक, मोल हमको निकल गया। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को अच्छे से देखिए दोस्तों, इसमें कार्बन कितना है, 1 है। इसका तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 1 मोल एटम किसका है, 1 मोल एटम है आपका कार्बन का। 1 मोल एटम किसका है, कार्बन का। एक ही कार्बन इसलिए 1 मोल एटम, 2 रहता तो 2, जैसे ऑक्सीजन का 3 मोल एटम हो जाएगा। कार्बन कितना होगा, 1। हमसे पूछा नंबर ऑफ एटम्स, तो सबसे पहले तो यही लिखेंगे कि 1 ग्राम CaCO3, 1 ग्राम CaCO3 विल कंटेन 1 मोल कार्बन एटम्स, 1 मोल कार्बन एटम्स, ठीक है। कितना हो गया, 1 मोल कार्बन एटम्स। हमसे नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, तो 1 मोल कार्बन एटम्स कितना हो गया, 1 इंटू 1 मोल में कितना एटम्स होता है, 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। लेकिन हमारे पास है कितना दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिए, 1 मोल अगर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 1 मोल कार्बन होता है। लेकिन हमारे पास है कितना, 0.01 मोल ही है, 0.01 मोल ही है। तो इसलिए हमारे पास 0.01 मोल ही है। तो इसको 1 मिनट बता देते हैं ठीक से,
मतलब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर 1 मोल कार्बन एटम होगा, इसलिए 0.01 मोल कैल्शियम कार्बोनेट विल कंटेन 0.01 इंटू 1 कार्बन एटम्स, 1 मोल कार्बन एटम्स। ठीक है, इसको निकाल लीजिए। 0.01 को 10⁻² लिख सकते हैं, इंटू 1 इंटू 1 मोल में कितना एटम्स होता है, Na होता है। ठीक है, Na होता है। इसको और अगर अच्छे से लिखिए तो 10⁻² इंटू 1 इंटू Na को क्या लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको जब एक सॉल्व कीजिएगा तो 6.022 इंटू 10⁻21 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21 एटम्स हो जाएगा। माइनस नहीं, 6.022 इंटू 10⁻21 एटम्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। आंसर क्या हो जाएगा, 21 वाला बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 6 का बी, सॉरी 5 का क्या हो जाएगा, 5 का बी। पेन बंद हो गया, 5 का बी। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर है कि कमेंट सेक्शन आप पूछ लीजिएगा। आज हम लाइव इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क पकड़ नहीं रहा था, इसलिए लाइव नहीं कर पाए, तो सोचे रिकॉर्डेड ही डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, ये और भी शानदार क्वेश्चन है। 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर। सुक्रोज जो है को हम पानी के अंदर डिजॉल्व कर रहे हैं। सुक्रोज कितना है, 3.42 ग्राम है। ठीक, अब तो सुक्रोज का तो आपको पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन द सॉल्यूशन, तो इस सॉल्यूशन में ऑक्सीजन का एटम कितना है। सेम क्वेश्चन जो ऊपर बनाए थे, सेम क्वेश्चन दोस्तों जब ऊपर बना के आए थे वही क्वेश्चन है। तो देखिए पहले तो सुक्रोज होता क्या है, सुक्रोज होता है C12H22 और O11। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिला के हम बनाते हैं सुक्रोज। ठीक है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन है और H2O पानी में मतलब क्या, यहाँ भी ऑक्सीजन है। तो इसका मास कितना है, 3.42 मास ग्राम है और इसका मास कितना है, 18 ग्राम है। यहाँ भी ऑक्सीजन है, यहाँ भी ऑक्सीजन का आइटम है, हमको टोटल ऑक्सीजन का आइटम पूछ रहा है। तो इसके अंदर कितना ऑक्सीजन आइटम होगा वो निकाल लीजिए। सेम प्रोसेस जो यहाँ निकाले थे, सबसे पहले मोल निकालिए, उस मोल के अंदर कितना ऑक्सीजन है, यहाँ जैसे 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मोल होगा उस मोल को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ऑक्सीजन का आइटम निकल जाएगा। और यहाँ जो भी मोल निकलेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ऑक्सीजन एक ही है, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑक्सीजन का आइटम निकल जाएगा, मोल निकल जाएगा। मोल को Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एटम निकल जाएगा और दोनों को एडअप कर देंगे। आइए चलिए करते हैं इसको। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सुक्रोज का अगर मोल्स निकाले, मोल्स ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज इसका मोलर मास कितना होता है, मोलर मास आप निकालेगा 342 निकलेगा। कैसे निकालेंगे, C12H22O11 को अगर ऐड कर दीजिएगा ना, कार्बन 12 है। देखिए चलिए निकाल देते हैं। सुक्रोज क्या होता है, C12H22 और O11, कार्बन 12 है तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 144। हाइड्रोजन 22 है तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 22 है तो 22 हो जाएगा। ऑक्सीजन 11, 16 11 कितना होता है, 16 होता है 160 और 16 176। इसको एडअप कीजिएगा, 6 4 10 2 12, 7 4 11 2 13 और 1 1 2 1 3, 13 1 14, एक एडिशन भी है और 342 ग्राम ऐसे आपको निकल जाएगा। मोलर मास निकालना आसान है। तो हम यहाँ से मोल्स कैसे निकालेंगे, मोल बताए हैं, मोल्स बराबर गिवन मास अपन मोलर मास। तो मास हमको कितना दिया है 3.42 और मोलर मास कितना है 342 है। तो यहाँ से देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 0.01 मोल निकल जाएगा। किसका, सुक्रोज का। सुक्रोज का कितना निकल जाएगा, 0.01। हमको नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन सुक्रोज कितना हो जाएगा दोस्तों, सुक्रोज आप देख रहे हैं ना कितना है, 11 ऑक्सीजन एटम है। एक मोल में कितना है, 11 है। तो 0.01 में कितना होगा, 0.01 इंटू 11 और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है। एटम जब भी निकलेगा तो Na से मल्टीप्लाई होगा। तो इतना हमको ऑक्सीजन का एटम निकल गया सुक्रोज के अंदर। 3.42 सुक्रोज के अंदर इतना ऑक्सीजन का एटम होगा। सिमिलरली पानी के लिए भी कीजिए। मोल्स ऑफ वाटर, मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालेंगे, गिवन मास कितना दिया है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमको 18 दिया है, मोलर मास भी पानी का 18 ही होता है, तो 1 मोल निकलेगा। कितना निकलेगा दोस्तों, 1 मोल। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकाल दीजिए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है, इन H2O में कितना ऑक्सीजन है, देखिए एक ही ऑक्सीजन है तो 1 इंटू 1 मोल है तो 1 इंटू 1 हो गया और इसको Na से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, Na से क्यों, क्योंकि एटम निकाल रहे हैं। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, तो एक तो 0.11 इंटू Na है, 0.11 इंटू Na है दोस्तों, अब प्लस 1 इंटू Na है। 1 इंटू, देखिए ना 1 को 1 से मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा, 1 इंटू Na होगा। तो इसको अगर ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1.11 Na हो जाएगा, 1.11 Na हो जाएगा। ठीक है,
इसको अगर करें तो 1.11 इंटू Na कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग 6.68 इंटू 10⁻23 हो जाएगा। इतना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम हो जाएगा 6.68 इंटू 10⁻23। शानदार क्वेश्चन है, हर चीज़ निकालने के लिए आपको कह रहा है, ठीक है। 6.68 इंटू 10⁻23 ये निकल जाएगा आपका ऑक्सीजन का आइटम्स। ये 6 क्वेश्चन बनाने में देखिए कितना टाइम, लगभग आधा घंटा का टाइम तो आराम से लग गया होगा। और इन सब क्वेश्चंस को आप कर लेते हैं दोस्तों, तो एटम्स मॉलिक्यूल्स में आप 11th में भी जाइएगा, वहाँ भी मोल कंसेप्ट है, ये सब क्वेश्चन तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक, आई थिंक कि आपको समझ में आ रहा होगा। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं 7th नंबर। चलिए एक पेज यहाँ भी ले लेते हैं, या पीछे वाले पेज में ही करेंगे। थोड़ा बहुत हमारे पास टेबल नहीं है दोस्तों, तो रखने में इसको प्रॉब्लम होता है, इसलिए हैंड राइटिंग गड़बड़ हो रहा है, अदरवाइज हम लिखते तो ठीक ही हैं। 1 मिनट। चलिए 7 नंबर देखिए। 7 नंबर भी अच्छा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बेहतर है इसका, हर एक क्वेश्चन बेहतरीन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इसको फिर अगर इतना आ रहा है तो आप दोबारा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को बस यहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका टॉपिक वगैरह पढ़ने या कुछ भी प्रैक्टिस करने की नीड नहीं है बाहर से, हर चीज़ यहाँ पर कवर हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, व्हेन कार्बन एंड सल्फर कंबाइन दे फॉर्म कंपाउंड विद द फॉर्मूला CH2। अब जानते हैं कि कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या था, CH2। एक कार्बन और 2 सल्फर का एटम होता है। दिस कंपाउंड इज नोन बाय द नेम कार्बन डाइसल्फाइड, इसको हम कार्बन डाइसल्फाइड भी बोलते हैं। इन कार्बन डाइसल्फाइड CH2 द मास ऑफ सल्फर इन कॉम्बिनेशन विथ 3 ग्राम ऑफ कार्बन इज। देखिए कार्बन डाइसल्फाइड में हम पूछा है कि मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना है जो कि 3 ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है। तो ये तो आसान क्वेश्चन। देखिए CH2 है ना हमारे पास, कार्बन डाइसल्फाइड है। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं इस बार। देखिए दोस्तों CH2 है, कार्बन डाइसल्फाइड है, तो अगर लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन आप जानते हैं तो कार्बन का मास कितना होता है 12 ग्राम, सल्फर का मास कितना होता है 32, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, मास लगभग उसका डबल हो जाता है 32, लेकिन 2 सल्फर है तो 34, 32 दूना 64। अगर देखिए दोस्तों इसको अगर हम 64, इसको अगर स्मॉल रेशियो में निकालिएगा तो 4 से भागत दे दीजिए, 4 × 12 और 4 16 × 64। देखिए मतलब क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है कि 3 ग्राम कार्बन 16 ग्राम सल्फर के साथ कंबाइन करेगा तब जाके CH2 बनेगा। तो हमसे वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए ये तो आसानी क्वेश्चन कर दिया, कुछ और लेता तो दिक्कत होता। हमसे पूछा मास ऑफ सल्फर, सल्फर का मास कितना होगा जो वो 3 ग्राम कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा था। 3 ग्राम के साथ कितना कंबाइन कर रहा है 16 ग्राम। ये तो आसान क्वेश्चन है, 7th का D। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन भाषा इतना कितना भारी कर दिया है, भाषा भारी कर दिया है, क्वेश्चन को प्रेजेंट गलत तरीके से किया गया है। तो टफ क्वेश्चन यही होता है, इसी को टफ क्या कह देते हैं। टफ मतलब क्या, क्वेश्चन के लैंग्वेज को डिफिकल्ट कर दो, ऑप्शंस को डिफिकल्ट कर दो, क्वेश्चन टफ हो जाता है कंसेप्ट से, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन से ही क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो 7th का क्या हो जाएगा हमारा D ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 भी अच्छा क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन बेहतर है, किसी को भी छोड़ने के लिए नहीं कहा जा सकता है। इन सब क्वेश्चंस को अगर आपको आ रहा है ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बेटर कर पाएंगे। 2 गैसेज सैंपल वेयर एनालाइज्ड। देखिए सैंपल A और सैंपल B, इसमें भी कुछ गैस है, इसमें भी कुछ गैस है, इन दोनों को देखा गया। सैंपल A में जो कार्बन है उसका मास कितना 1.2 ग्राम है, ऑक्सीजन कितना है 3.2 ग्राम है, और सैंपल B में कार्बन है कितना 27.3% और ऑक्सीजन कितना है 72.7%। दोनों के ऐड किए लगभग 100% हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ मतलब एक प्रकार से ग्राम में दिया, यहाँ देखिए एक प्रकार से परसेंटेज में दिया है। तो यहाँ अगर हम परसेंटेज में निकाल के देखें दोस्तों तो कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा। देखिए हम अगर कार्बन का पूरे मोल फ्रैक्शन निकालते हैं जिसको कहते हैं परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सैंपल सैंपल ए में कार्बन का परसेंटेज कितना है, तो जिसका परसेंट निकालना है उसको ऊपर रखते हैं, नीचे में टोटल मास को रखते हैं। टोटल मास कितना 1.2 + 3.2 इंटू 100 कर दीजिए, तो ये लगभग कितना निकलेगा 1.2 / 32 12 44, 4.4 इंटू 100। डेसिमल से डेसिमल कटा, ये लगभग इसको काटिएगा तो ये भी आएगा 27.3%। ठीक है, इसी प्रकार से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ए, मतलब कार्बन का निकालें आप ऑक्सीजन का निकालेंगे तो ऑक्सीजन का वैसे निकालेंगे। ऑक्सीजन का मास कितना है 3.2 है, टोटल मास कितना है 4.4 है, इंटू 100 कीजिएगा तो ये निकल जाएगा आपको लगभग 72.7%। एक बात गौर कीजिए, कार्बन का परसेंटेज यहाँ भी और यहाँ भी,
कार्बन का परसेंटेज जो है दोस्तों यहाँ भी अगर निकाले, मास से परसेंटेज निकाल दिए तो कार्बन का परसेंटेज कितना निकला 27.3% और ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना निकला 72.7%। दोनों जगह सेम है, मतलब जितना परसेंटेज यहाँ पर उतना ही परसेंटेज यहाँ पर भी है। यहाँ बस परसेंटेज के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था, यहाँ जो है ग्राम के मास के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया था, बस रिप्रेजेंटेशन अलग था लेकिन दोनों चीज़ सेम ही है। यहाँ जो सैंपल है वही सैंपल में यहाँ भी है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल दोस्तों, कि अगर कार्बन और ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा, कार्बन ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा, अगर कार्बन 27.3% है तो ऑक्सीजन कितना होगा 72.7% होगा, कुछ वही है। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। मतलब यहाँ भी फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है। कहने का वही मतलब, कार्बन डाइऑक्साइड हम बनाएं या कार्बन डाइऑक्साइड आप बनाएं, हम कहीं बैठ के बनाएं, आप भी कहीं बैठ के बनाएं, जितना हमारा मतलब चीज़ें लगेगा, जैसे 3 ग्राम ये लगेगा और कितना लगेगा, जैसे CO2 कितना 12 और ये ऑक्सीजन 16 32, 4 × 12 4 × 32, मतलब 3:8 के रेशियो में ही। अगर कार्बन 3 ग्राम तो ऑक्सीजन 8 ग्राम, चाहे हम बनाएं, आप बनाएं, कोई बनाए, कहीं भी बनाए, इसी को लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो यहाँ भी चीज़ें फिक्स है, यहाँ भी 27.3% है, यहाँ भी 27.3% है, ऑक्सीजन यहाँ भी 72.7% है, ऑक्सीजन यहाँ भी 72.7% है। तो चीज़ें फिक्स है, तो इसको क्या कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसी को हम लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन कहते हैं। तो क्या हो गया हमारा 8 का बी आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं। देखिए शानदार क्वेश्चन है। आप देखिए ये क्वेश्चन को हम कैसे शानदार कहेंगे ना, तो यहाँ जो है कुछ 10th का भी कंसेप्ट को यूज़ कर लिया गया है। वैसे आपने रिएक्शंस वगैरह तो पढ़ाई होगा तो आप कर सकते हैं। कह रहा है कि इफ 6.3 ग्राम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज एडेड टू 15 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड, CH3COO, इसको क्या कहते हैं एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक, द रेसिड्यू इज फाउंड टू वे 18 ग्राम, तो जो रेसिड्यू यहाँ से बनता है उसका मास कितना है 18 ग्राम है। ऑलराइट, साथ ही साथ व्हाट इज द मास ऑफ CO2 रिलीज इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में CO2 का मास कितना रिलीज हुआ है वो भी हमको बताना है। देखिए अब ये क्वेश्चन टफ कैसे हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन को टफ क्या चीज़ बनाया है हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ तो एक तो आपको 9th का कंसेप्ट यूज़ कर लिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा 10th का कंसेप्ट यूज़ किया है एसिड बेसन सॉल्ट में ये रिएक्शन दिया हुआ है, एसिड बेसन सॉल्ट में ये रिएक्शन दिया। तो दो कंसेप्ट को एक ही क्वेश्चन में यूज़ कर लिया गया, इसलिए ये क्वेश्चन टफ हो गया और बेहतरीन क्वेश्चन हो गया। बेहतरीन क्वेश्चन इसी को कहते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, ये पेन छोटा बड़ा क्यों हो जाता है, हमारे पास क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको हम क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ ही साथ क्या है एसिटिक एसिड CH3COO, इसको क्या कहते हैं एसिटिक एसिड। देखिए दोस्तों आप पढ़िएगा, हाल ही फिलहाल में आप सॉरी आप तो 10th पास किए हैं ना, तभी तो आप ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक एसिड, ये क्या है, मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट, आपने पढ़ा होगा मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, एक सॉल्ट बनाता है, CO2 रिलीज होता है और H2O रिलीज होता है। ठीक है, CO2 और H2O रिलीज होता है। ठीक, तो जो यहाँ पर क्या कर दिया CO2 की बात किया है और ये सब जो है सॉल्ट और H2 को रेसिड्यू बोल दिया है। सॉल्ट और H2 को दोस्तों ये बोल दिया है क्या रेसिड्यू। अगर आपको प्रोडक्ट नहीं भी बनाने आता तो कोई बात नहीं, यहाँ लिख दिया रेसिड्यू प्लस CO2 बना है। ठीक है, हमको जैसे ये दिया है कितना 6.3 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 6.3 ग्राम है और एसिटिक एसिड कितना है 15 ग्राम है। तो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या पढ़ा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में पढ़ा है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। रेसिड्यू हमको 18 ग्राम दिया है, हमसे पूछा है कि ये कितना बनेगा, तो मान लेते हैं x ग्राम बना होगा। तो हम जानते हैं 6.3 प्लस 15 ग्राम इक्वल टू 18 प्लस x ग्राम, यहाँ से निकालेंगे 15 6 21.3 ग्राम इक्वल टू 18 प्लस x ग्राम, यहाँ से x निकाल लीजिए 21.3 माइनस का 18 कितना हो जाएगा 3.3 ग्राम। तो ये क्या क्वेश्चन था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो सबसे इजीएस्ट चीज़ है ना दोस्तों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सबसे इजीएस्ट चीज़ है, बस जोड़ घटाव करना है। रिएक्टेंट साइड को एडप्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट साइड को एडप्ट कर दीजिए, जो हमको चाहिए था वो हमको निकल गया। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस उसको प्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन से इसको लिंकअप कर दिया गया तो क्वेश्चन थोड़ा भारी हो गया। तो 3.3, तो ऐसे ही क्वेश्चन को भारी बनाया जाता है, भारी क्वेश्चन कहीं से बन के नहीं आता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन को आराम से भारी बना दिया जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप जो ये सब क्या देखते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज, ये सब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, कार्बन भी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, उसी प्रकार से कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये सब है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, ये सब से मिलकर बना हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है। कंटेंस 40.67% ऑफ कार्बन, कार्बन कितना है 40.67 है,
8.47% ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 8.47% है। 0.5 ग्राम ऑफ डेट कंपाउंड गिव्स, ये कंपाउंड का मास कितना दिया हुआ हमको 0.5 ग्राम, कंपाउंड का मास अगर होगा तो इसका मास कितना दिया 0.5 ग्राम, और ये गिव्स 94.91 मिलीलीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। अगर एसटीपी पे देखें तो ये कितना हमको नाइट्रोजन दे रहा है तो 94.91 मिलीलीटर, मतलब कुछ चीज़ें परसेंटेज में दिया है, कुछ चीज़ें मास में दिया है, कुछ चीज़ें मिलीलीटर वॉल्यूम में दिया है। हमसे पूछा व्हाट इज द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, इस कंपाउंड का एम्पेरिकल फार्मूला क्या होता है। देखिए आपने 9th स्टैंडर्ड यही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स दोस्तों कहीं अच्छे जगह से अगर पढ़ा होगा तो वहाँ पर इस एम्पेरिकल फार्मूला वगैरह निकालना सिखाया जाता है, ठीक है। नहीं तो अगर सिंपल आपने कहीं और से कर लिया होगा, सिंपल अगर कोचिंग किया होगा तो ये सब चीज़ नहीं, वहाँ ऊपर ऊपर से टॉपिक वगैरह बता दिया जाता है और चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। देखिए तो इस चीज़ को कैसे करेंगे, शानदार क्वेश्चन है। पहले तो इस क्वेश्चन को हमको कॉपी करना पड़ेगा, इसका सब चीज़ याद नहीं रहेगा। पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए कॉपी करते हैं, कॉपी यहाँ से होगा, इसको कॉपी करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा डाटा है इसमें। है आसान, मतलब क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, भारी क्वेश्चन नहीं है, सीख लीजिए क्योंकि आप सीखिएगा तो आराम से हो जाएगा। चलिए यहाँ पेस्ट कर दिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हमारे पास क्या है कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है 40.67, हाइड्रोजन कितना दिया है 8.47, ऑलराइट। उसके बाद हमको इसका पूरा का मास कितना दिया है, मास दिया दोस्तों 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम, ठीक। हमको नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन कितना निकला है हमको उसका वॉल्यूम दिया हुआ, नाइट्रोजन का वॉल्यूम कितना दिया है दोस्तों, नाइट्रोजन का वॉल्यूम हमको दिया हुआ है 94.91 मिलीलीटर। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम से हम उसका मास निकाल सकते हैं, वॉल्यूम से मास निकालना आता है ना आपको, मोल का भी हम फॉर्मूला सीखा है, मोल बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22,400, ठीक है। एक और फार्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगाद्रो नंबर। तो देखिए हमको वॉल्यूम दिया है 22,400 मिलीलीटर, हमको पता है नाइट्रोजन का मोलर मास हमको पता होता है, तो यहाँ से मास निकाल सकते हैं इस दोनों फार्मूला का यूज़ करके। तो निकालिए ना, यहाँ से देखिए मास हमको कितना दिया हुआ है, मास हमको निकालना है दोस्तों। मास अपन मोलर मास नाइट्रोजन का कितना 28 होता है, अपॉन वॉल्यूम कितना दिया है 94.91 मिलीलीटर और 22,400, मतलब जो डाटा दिया है उसी को हेर फेर करके कुछ न कुछ आराम से बन जाएगा। यहाँ से मास कितना हो जाएगा 28 इंटू 94.91 अपॉन 22,400। यहाँ से अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो लगभग 0.1186 ग्राम हमको नाइट्रोजन का मास निकल गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन का मास जब निकल गया तो यहाँ से मास से हम क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल सकते हैं। अभी परसेंटेज निकालना आपको बताएं एक क्वेश्चन में, यहाँ जो एक क्वेश्चन में दोस्तों परसेंटेज निकाले थे, आपको याद हो ये 8 नंबर क्वेश्चन में परसेंटेज निकाले थे ना कि कार्बन का परसेंटेज कितना, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होता है। कार्बन का निकालना था तो कार्बन का ऊपर मास में रखते थे, नीचे में टोटल मास रखते थे, इंटू 100 कर देते थे। उसी प्रकार से यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब देखिए एक्स्ट्रा पेज लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, मास निकल, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट कितना, उसका मास कितना निकला है 0.1186 अपॉन टोटल मास कितना है कंपाउंड का हमको 0.5 दिया हुआ है ना, इंटू 100, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना जो हो जाएगा हमको 23.72%, 23.72% हमको निकल गया नाइट्रोजन का। अब आप ध्यान से देखिए 23.72 ये परसेंट निकल गया। अब कोई भी कंपाउंड होता है दोस्तों, या कोई भी कंपाउंड है, उसका टोटल सब मिला के मास कितना होना चाहिए, सब मिला के मास होना चाहिए 100। ये मास है, ये मास है, ये मास, सबका परसेंटेज दिया हुआ है, सबका परसेंटेज हमको दिया हुआ है, इसका परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। तो 100 में से इसको माइनस कर देंगे तो हमको ऑक्सीजन का नहीं पता चल जाएगा, ऑक्सीजन का भी पता चल जाएगा। आइए अब अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना कैसे निकल जाएगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट कितना होगा 100 माइनस 100 में से किसको मल्टीप्लाई कर दिए, माइनस कर दिए 40.67 प्लस 8.47 प्लस 23.72, इस सबको अगर माइनस कीजिएगा परसेंटेज को तो लगभग निकल जाएगा 27.14%, 27.14% सबका हमको परसेंटेज निकल गया। अब देखिए अब क्या करिए, सबका रेशियो निकालना है।
हमको फॉर्मूला चाहिए तो पहले रेशियो निकालना पड़ेगा, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आर। ठीक है, देखिए कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू नाइट्रोजन इज टू ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज कितना दिया है 40.67, ठीक है। हाइड्रोजन कितना दिया है 8.47, नाइट्रोजन हम निकाले थे कितना 23.72 और ऑक्सीजन अभी निकाले हैं 27.14%। ठीक, सॉरी ये सब गड़बड़ थोड़ा बहुत हो गया है, डबल दे दी है। 8.47 कॉमा 23.72 नाइट्रोजन हो गया और ऑक्सीजन कितना निकला है 27.14। ठीक, जब इसका रेशियो निकालते हैं ना तो क्या करते हैं, इसके मोलर मास से इसको भागा देते हैं दोस्तों, सबके मोलर मास से। कार्बन का मोलर मास कितना होता है 12 से भाग दीजिए। हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो 1 से भागा दीजिए। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14 होता है, तो 14 से भागा दीजिए। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, 16 से भागा दीजिए। इसको अगर काटिएगा तो लगभग 12×36 3.39 के आसपास आएगा। इस टू ये सब रेशियो में है, सब रेशियो में निकाल रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं हम, रेशियो निकाल रहे हैं। इंपेरिकल फार्मूला इसी प्रकार से निकाला जाता है। 8.47 ठीक है इस टू 1.69 निकलेगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो इस टू 1.7 निकलेगा। ठीक, और इसका अगर सिंपलेस्ट देखिए दोस्तों, इस सबको अगर सिंपलेस्ट रेशियो निकालें तो ये हो जाएगा 2:5:1:1, मतलब कार्बन कितना होगा, कार्बन 2 होगा, हाइड्रोजन कितना होगा 5 होगा, नाइट्रोजन कितना होगा 1 होगा, ऑक्सीजन कितना होगा 1 होगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा इससे जो हमको इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। इंपेरिकल फार्मूला दोस्तों जो बनेगा C2H5NO इसका इंपेरिकल फार्मूला हो जाएगा। देखिए आइए, ये क्वेश्चन आपको टफ लगा होगा, इसको हम समझाते हैं आपको। शानदार क्वेश्चन है, इसके बाद 2-4 को आसान क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए जब भी इंपेरिकल फार्मूला निकालने बोले ना दोस्तों, जैसे यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जब भी इंपेरिकल फार्मूला निकालने आए आप ध्यान रखिए सबका परसेंटेज दिया रहेगा, कुछ का परसेंटेज दिया रहेगा, कुछ का परसेंटेज नहीं दिया रहेगा। तो आप क्या कोशिश कीजिए कि सबका हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बन का दिया होता है, हाइड्रोजन का दिया होता है, ऑक्सीजन का नहीं दिया हुआ था, नाइट्रोजन का नहीं दिया होता, लेकिन नाइट्रोजन का हमको क्या दिया था मास दिया हुआ था। उस मास से हम उसका क्या निकाल दिए, सॉरी नाइट्रोजन का वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम से हम मास निकाल दिए और उस मास से हम इसका भी परसेंटेज निकाल दिए, क्योंकि टोटल मास हमको दिया हुआ है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो उससे हम नाइट्रोजन का क्या कर निकाल दिए परसेंटेज। अब 3 का परसेंटेज निकाल दिए, चौथा का परसेंटेज कैसे निकलेगा, 100 में से माइनस करके हम चौथा का परसेंटेज निकाल दिए, तो इसका हम परसेंटेज निकाल दिए। ऑल राइट, इसके बाद हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स निकालना है तो सबको क्या कीजिए, उसके मोलर मास से भागा दीजिए। कार्बन का जो भी परसेंटेज है 40.47, इसको उसके मोलर मास मतलब 12 से भागा दीजिए। 12×36 मतलब कुछ आसपास में 2 डेसिमल तक आप डिजिट में उसको निकाल सकते हैं। लगभग 3 कितना निकला 3.39 निकला था। ठीक है, हाइड्रोजन का निकला था, नाइट्रोजन का निकला था, ऑक्सीजन का, सबका निकाल लिए। और उसके बाद क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि सबका क्या सिंपलेस्ट रेशियो निकले। 8.47 है हमारे पास, 1.69 है और 1.7 है। कोई ऐसे संख्या से इसको मल्टीप्लाई करें ताकि हमको सिंपलेस्ट रेशियो मतलब 1, 2, 3, 4, 5 या इंटीजर के फॉर्म में हमको संख्या आए। तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2:5:1:1। ठीक है, या 1.7 से सबको भागा दे दीजिएगा ना, 1.7 से इसको 1.7 से अगर सबको भागा दीजिए तो लगभग है, जैसे 1.69 को हम क्या कर सकते हैं 1.7 ही कह सकते हैं। तो 1.7 से अगर भागा देंगे सबको तो सिंपलेस्ट रेशियो लगभग इतना ही। देखिए 3.3 आप कैसे निकला होगा, आप देखिए एक जगह क्या हमारे पास 3.39 है, दूसरा क्या हमारे पास 8.47 है। पॉइंट है तो हम सब जगह क्या डाल रहे हैं, 3.39 है, 8.47 है और 1.69 है, 1.69 है और कितना 1.7 है। अब देखिए 3.39 को हम 3.4 लिख सकते हैं ना दोस्तों, 8.47 को हम 8.5 लिख सकते हैं, 4 को हम हटा के 1.7 कर सकते हैं, इसको 1.7 कर सकते हैं। अब ऐसे संख्या से भागा दीजिए जो सबको काट दे, तो 1.7 से सब कट जाएगा, 17×2 = 34, 17×5 = 85, 17×17 17×17। तो इस प्रकार से सिंपलेस्ट रेशियो यहाँ से आ गया, मतलब कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो फॉर्मूला क्या हो गया हमारा C2H5NO बेहद VVI क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। आपको यहाँ से लेके 11th 12th और इवन IIT JAM वगैरह में हेल्प करेगा। नीट में भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जेई में क्वेश्चन पूछा जाता है इंपेरिकल फार्मूला निकालना, तो आपको डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए। सबका परसेंटेज निकाल दीजिए, परसेंटेज को उसको मोलर मास से भागा दे दीजिए, आराम से उसको कर पाइएगा। तो इसमें हम क्वेश्चन 10 तक ही रखते हैं दोस्तों, चूँकि एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन यूज़ हो जा रहा है। ठीक है, इसमें टाइम लगेगा, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको कल तक इसमें जो भी बचा हुआ है क्वेश्चन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। आप इन सारे क्वेश्चन को 10 तक क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप जरूर इसको बना लीजिए, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। आप सब क्वेश्चन आपको आना चाहिए 10 तक, आगे हम और भी करवाएंगे, उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
अगर इतना आप कर पा रहे हैं तो समझिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट है। अदरवाइज आपको मेहनत करने की नीड है। कहीं भी आप या तो जेई नीट का एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, बीएसबी वाला, या तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ना है, फिर भी ये क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। कोई बीपीएससी टीआरई का कर रहा है या बीपीएससी का किसी भी कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहा है, वहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का अगर शानदार क्वेश्चन करना है तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आपको बता दें ये सारा क्वेश्चन दोस्तों ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। साइंस ओलंपियाड क्लास 9 देखिए, ओलंपियाड में इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। सारा में कंसेप्ट आपके टॉपिक का ही यूज़ हो रहा है, कोई बाहर से टॉपिक का मतलब कंसेप्ट यूज़ नहीं हो रहा है। बस यही है कि एक क्वेश्चन में 2-4 कंसेप्ट को वो यूज़ कर लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, एक तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस का कंसेप्ट था, दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कंसेप्ट था। है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन जिसको रिएक्शन ही नहीं आ रहा है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन कैसे लगा सकता है? वो कैसे पता करेगा कि इसका रिएक्शन होने के बाद क्या क्या बनता है? तो इसलिए थोड़ा टफ हो जाता है, और है आसान, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जरूर बनाइए, कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा दोस्तों। 10 हो गया, चलिए 11 बताते हैं। 11 भी बताया, 11 तो बहुत आसान है, तो इसको तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। देखिए, मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1 विद रेशियो ऑफ कंस्टिट्यूएंट बाय गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेशियो हमको निकालना है। वाटर आप जानते हैं, पानी H2O होता है दोस्तों, H2O होता है। परसेंटेज निकालेगा, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो 2 1:8 का रेशियो। तो H2O का 1:8 कितना हो गया? 1:8 यहाँ पर है, तो इसका A हो जाएगा। ठीक है, अमोनिया NH3, नाइट्रोजन कितना है 14 है, हाइड्रोजन का मास कितना 1, लेकिन 3 है तो 14:3 हो जाएगा। और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, तो 14:3 कहाँ? यहाँ पर दोस्तों ये B हो जाएगा हमारा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हमारा 12:44, तो 12:32 सॉरी 3:8 हो जाएगा। ठीक है, C ये हो जाएगा, और D कौन बच जाएगा हमारा? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 32 1:1, तो D का हो जाएगा हमारा ये। तो BADC देखिए ना कहाँ है, सॉरी वाटर का हो जाएगा, एक का हो जाएगा 1 का 2 और B का 4, 1 का 2 B का 4 कहाँ है? 1 का 2 अमोनिया का कौन है? अमोनिया का यहाँ है, 1 का 2 B का 1। हम बना दिए हैं मैच, थोड़ा मैच आप तो कर सब पाएंगे ना दोस्तों। ठीक है, मैच आप आराम से कर लीजिए। मैच करना बताइए। 1 का 2 B का 1। C का क्या हो जाएगा? C का कार्बन डाइऑक्साइड का कितना हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा आपको 3:8 कहाँ है? 4 में, C का 4 और D का 3। ठीक है, तो B ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक रखते हैं। कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछेगा। आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।